स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि दिल्ली से लौट आए हैं, सीईसी की बैठक अब नहीं होगी। और बड़ा कारण क्या है, जो कि अब यहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक कांग्रेस हाईकमान नहीं लेने वाली है। तो आखिरकार ये कांग्रेस की टिकट कब तक तय हो पाएगी? 2 लोकसभा सीटों को लेकर अभी इंतजार बना हुआ है कि कब यहाँ प्रत्याशी तय होंगे। दूसरी ओर उपचुनावों को लेकर भी अभी तक देखिए कांग्रेस प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। बारीकी से बिल्कुल हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पिछले कल डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के चुनाव लड़ने पर चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन चर्चाओं को बढ़ावा भी दिया, लेकिन आज इस पर बिल्कुल मुकेश अग्निहोत्री का जवाब सामने आ गया है। ये चुनाव लड़ने में इच्छुक है या नहीं, खुले तौर पर मीडिया प्लेटफॉर्म में इन्होंने ये जानकारी दी है बाकायदा इसके लिए, क्योंकि आज इन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और एक तरह से ऑन प्लेटफॉर्म इनकी ओर से जो कुछ कहा गया है बिल्कुल जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। निर्दलीय केस में एक और याचिका दायर कर दी गई है। देखिए, अभी क्योंकि निर्दलीय विधायकों को लेकर सुनवाई चल ही रही है, आज भी हियरिंग यहां पर होने वाली थी और क्या कुछ इसमें अपडेट निकलकर सामने आई है, आज की हियरिंग में क्या कुछ हुआ, ये भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से एक और याचिका इन पर दायर की गई है और यहां दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग अब इन पर की जा रही है। अब इस पूरे मसले में और क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि पहले देखिए यहाँ इनका इस्तीफा स्वीकार करने पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब तो यहाँ दूसरी याचिका इन पर दायर कर दी गई है, जिसके बाद इनकी मुश्किलें और कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे एक घटना से जुड़ी, क्योंकि 2 महिलाओं के गहने लूटने का मामला सामने आया है। ये श्री नैना देवी जी के दबट गांव में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर महिलाओं के गहने लूट लिए। दरअसल पंजाब के ये युवक बताए जा रहे हैं। सड़क के किनारे 2 महिलाएं वहां पर खड़ी हुई थी और गुरु का लाहौर जाने का रास्ता महिलाओं से पूछा गया। एक महिला जैसे ही रास्ता बताने लगी युवकों को, तो उसी वक्त इन्होंने पिस्तौल निकाल दी और पिस्तौल की नोक पर इनके गहने लूट लिए। सोने की बालियां इनकी लूट ली गई है। पहले एक महिला के गहनों को लूटा गया, फिर दूसरी महिला के गहनों को लूटा गया और महिलाओं ने पुलिस को दी गई जानकारी में ये भी बताया है कि गाड़ी में एक युवक और युवती बैठे थे। वो उस वक्त महिलाओं की मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की, वो पूरा तमाशा देखते रहे। और दूसरी ओर जो ये आरोपी थे, इन्होंने महिलाओं के गहने लूटे और उसके बाद ये गुरु का लाहौर रास्ते की ओर वहां से भाग गए। तो देखिए, अब इस तरह की घटनाएं भी यहाँ सामने आ रही है और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि ऐसे लोगों से बचकर रहा जाए। विशेष तौर से बाहरी राज्यों से अगर ऐसे कोई भी युवक आते हैं और देखने से ही अगर उनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही है, तो उसी वक्त विशेष तौर से महिलाओं को सावधान होने की आवश्यकता है। तो नैना देवी जी में जो ये इंसिडेंट सामने आया है, इसके बाद काफी ज्यादा खलबली वहां पर मची हुई है और हर किसी को सावधान रहने के लिए भी ऐसे लुटेरों से कहा जा रहा है। दूसरी ओर क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फिर 32 लाख की ठगी हो गई है। ये शिमला के कारोबारी हैं जिनके साथ एक दंपति ने 32 लाख की ठगी का अंजाम दिया है। दरअसल दंपति की ओर से ये दिलासा दिया गया कारोबारी को कि 32 लाख के बजाय दुगनी रकम उन्हें फिर दी जाएगी, लेकिन जैसे ही 32 लाख कारोबारी ने उन्हें सौंपे, उसके बाद फोन कॉल उठाना तक बंद कर दिया दंपति ने इस कारोबारी का, और ना ही उनके मैसेज का कोई रिप्लाई किया। अब सदर थाना में इनकी ओर से ये कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। जब कई महीने बीत गए, फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और जल्दी ही आरोपियों को ढूंढ निकाला जाएगा। ये पुलिस की ओर से यहां पर हवाला दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षकों में भी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इसमें मीडिया और एंटरटेनमेंट के व्यावसायिक शिक्षकों को 3 माह से अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई है और हर बार इन्हें प्रताड़ित होना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के दायरे में आते हैं और ये जो निजी कंपनियां हैं इन्हें प्रताड़ित करने का काम पिछले कई महीनों से कर रही हैं। इसीलिए कंपनी के बाहर रखकर इन्हें सरकार अपने दायरे में ले, विभाग के दायरे में इन्हें लाया जाए, ये मांग भी इन्होंने उठाई है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के व्यावसायिक शिक्षकों ने जब कंपनी कोऑर्डिनेटर से भी बात की कि आखिरकार सैलरी कब मिलेगी, तो संतोषजनक जवाब उन्हें सामने से नहीं आया, जिस वजह से ये परेशान हो गए हैं। और जो ये कंपनियां हैं, इनकी ओर से नए नए फरमान भी व्यावसायिक शिक्षकों के लिए जारी किए जा रहे हैं, जिन्हें सहना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए अब एक सजेशन भी व्यावसायिक शिक्षकों ने दिया है, जो वोकेशनल टीचर्स हैं, उनका ये मानना है कि अब इन कंपनियों के साथ राज्य सरकार का करार जल्दी ही खत्म होने वाला है। उसके बाद सभी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और जल्दी ही इनके लिए एक रेगुलर पॉलिसी बननी चाहिए।
आज एक बड़ी स्टेटमेंट राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से दी गई है। दरअसल इसमें इन्होंने भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत को लेकर कई सवाल उठाए हैं और ये भी कह दिया कि जो कंगना रनौत है वो मूर्ख है, अज्ञानी है और ऐसे प्रत्याशी भाजपा चुन रही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कंगना को ये भी जानकारी नहीं है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे और इसके अलावा भारत आज़ाद कब हुआ था। इन्हें लेकर कई तरह की टिप्पणियां वो कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दे चुकी हैं और ऐसे अज्ञानी लोगों को भाजपा प्रत्याशी बना रही है, तो इसका वो विरोध करते हैं। दूसरी बात बागवानों को लेकर इन्होंने कही कि जो भाजपा की सरकार यहां नहीं कर पाई वो कांग्रेस की सरकार ने कर दिखाया है। यूनिवर्सल कार्टन लागू हो रहा है जिस वजह से अब बागवानों को फायदा पहुंचने वाला है। आढ़ती और लदानियों के दबाव में उन्हें नहीं आना पड़ेगा और यहां 5 ट्रे से ऊपर वो पेटी में नहीं रख पाएंगे, जिस वजह से पहले ये होता था कि 5 ट्रे से ऊपर अगर 6, 7 या 8 ट्रे भी ये भर देते थे, लेकिन कीमत उन्हें फिर उतनी नहीं मिलती थी। 20 या 25 किलो के हिसाब से ही पेटी की कीमत बागवानों को दी जा रही थी। इसी का विरोध बागवानों ने किया और लगातार इनकी ओर से ये मांग उठाई जा रही थी। सेब उत्पादक संघ ने भी कई दफा प्रदर्शन किए कि यूनिवर्सल कार्टन लागू किया जाए। अब देखिए इस पर अधिसूचना जारी हो गई है, तो बड़ी राहत ये आज राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बागवानों के लिए बताई है और एक और बड़ा झटका भी दिया है निर्दलीय विधायकों को। दरअसल ये 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था क्योंकि इनका इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया स्वीकार नहीं कर रहे थे और कोर्ट में हियरिंग्स भी जारी है, आज भी बिल्कुल सुनवाई हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी राजस्व मंत्री ने यह दी है कि एक और याचिका इनके खिलाफ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के पास दायर की है। ये दल बदल कानून को प्रभावित करने पर याचिका दायर की गई है और दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग भी इन पर उठाई गई है। दल बदल कानून के तहत इन्हें अयोग्य करार दिया जाए, ये भी मांग देखिए इस याचिका को दायर करते हुए यहाँ राजस्व मंत्री की ओर से उठाई गई है। हालांकि इस फाइल को शिमला के विधायक हरीश जनार्था की ओर से भी मूव किया गया है। तो बड़ी जानकारी है क्योंकि इससे पहले भी देखिए यहाँ मामला सामने आया था, उसमें भी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से ही याचिका दायर की गई थी और अब दूसरी बार दल बदल कानून को लेकर यहाँ याचिका दायर की गई है। और पहले एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत याचिका दायर हुई थी कि उसका उल्लंघन किया गया है और अब दूसरी बार यहाँ जो याचिका दायर हुई है ये दल बदल कानून के तहत है, तो इसमें भी कार्रवाई की मांग उठाई गई है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसमें क्या अपडेट निकल कर सामने आती है, क्योंकि मुश्किलें कहीं ना कहीं निर्दलीय विधायकों की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी ओर आज देखिए कोर्ट में भी सुनवाई हुई है, तकरीबन 2.5 घंटे तक ये बहस जारी रही और 3 इंडिपेंडेंट की याचिका पर आज चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव की बेंच में निर्दलीय विधायकों के वकीलों ने ये बहस पूरी की है अदालत में। लेकिन एडवोकेट जो जनरल है अनूप रतन, उनकी ओर से भी इसमें एक बयान सामने आया है। हालांकि देखिए जो एडवोकेट जनरल अनूप रतन है वो इस पूरे केस में ही अभी पार्टी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी ओर से एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी गई है और इनका ये कहना था, इन्होंने एक पॉलिटिकली भी एक स्टेटमेंट हम ये मानकर चल सकते हैं जो कि इनकी ओर से कही गई है और आने वाले समय में निर्दलीय विधायक इस स्टेटमेंट को लेकर इन्हें घेर भी सकते हैं। दरअसल एडवोकेट जनरल अनूप रतन जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उस बीच इनकी ओर से एक बड़ी बात तो ये कही गई कि लगता है जो निर्दलीय विधायक हैं वो खुद ही इस केस को लटकाना चाह रहे थे, क्योंकि पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इसमें फैसला सुनाने वाले थे और अपने स्तर पर अभी तक विधानसभा अध्यक्ष इसमें फैसला सुना भी देते कि इनका इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा, लेकिन बेवजह इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस केस को ये लटकाने में लगे हैं। पहली स्टेटमेंट उनकी ओर से ये दी गई है और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि निर्दलीय विधायकों को ये पूरा अधिकार होता है कि राज्यसभा के चुनाव में वो किसी को भी वोट करें, तो अब ऐसे इस्तीफा देकर वो सरकारी खजाने पर बोझ क्यों डाल रहे हैं, आखिरकार ये इस्तीफा देने की नौबत ही क्यों आई है। और विधानसभा अध्यक्ष के पास ये पूरा अधिकार है कि वो पूछ सकते हैं, इसमें सवाल उठा सकते हैं कि आखिरकार बेवजह वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं, किस कारण से दे रहे हैं। लेकिन इसी सभी बात को लेकर ये कोर्ट में पहुंच गए हैं और इस मामले को लटकाने की कोशिश हुई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये एडवोकेट जनरल अनूप रतन की ओर से देखिए बड़ी बात आज कही गई है निर्दलीय विधायकों के मामले में और इस सबके बीच अब यहाँ जरूर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की ओर से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आ सकती है। एक तो ये बात है कि दल बदल कानून को लेकर ही इन पर याचिका फिर से दायर कर दी गई है राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से और अयोग्य इन्हें करार दिया जाए क्योंकि इन्होंने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, ये भी उन्होंने इस याचिका में अपनी बात मेंशन की है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एडवोकेट जनरल की ओर से भी अब देखिए एक तरह से ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट सामने आई है।
जिसमें उनका मानना है कि ये प्रतीत हो रहा है जानबूझकर इस मामले को लटकाने की कोशिश निर्दलीय विधायक कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं तीनों ही एक ही बात बार बार कह रहे हैं कि इनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए, ये उपचुनाव लड़ना चाह रहे हैं। खुले तौर पर इन्होंने उपचुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है, लेकिन ये तो तब संभव हो पाएगा अगर 7 मई से पहले पहले इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। अब ये मुश्किल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि 30 अप्रैल को अगली सुनवाई रखी गई है। अब अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है ये बिल्कुल हम देखने वाले हैं, और 7 मई से पहले ही ये ज़रूरी हो गया है कि इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए। फिर ये सीट क्योंकि विधानसभा में वैकेंट की जाएगी। हालांकि इस सब के लिए बहुत कम समय रह गया है और ऐसा लग नहीं रहा है कि जो भाजपा चाह रही है 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे, ये बहुत मुश्किल सा भी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है या जिस तरह का परिदृश्य अभी यहाँ पर देखिए बन रहा है। देखिए, पिछले कल एक मामला सामने आया था। शोबली के एक स्कूल में टीचर शराब पीकर कक्षा में आ गए थे, जिसके बाद बच्चे भी बहुत परेशान हुए थे और इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। 24 घंटे के भीतर ही शिक्षा विभाग ने इन पर कार्रवाई की है और इस टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई डेप्यूटी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन मंडी जिला द्वारा की गई है और टीचर खेम सिंह को हेडक्वार्टर ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस में फिक्स किया गया है। वीडियो जब से वायरल हो रही थी, कई तरह के सवाल शिक्षा विभाग और सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली पर उठ रहे थे और सरकार पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार ऐसे टीचर्स पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, क्योंकि ये शिक्षक पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी कई दफा शराब पीकर कक्षा में आया था। तो बच्चे तो परेशान थे ही थे, लेकिन अभिभावक भी परेशान हो रहे थे और ऐसे ही एक अभिभावक की ओर से ये वीडियो शूट की गई थी और ये भी अभिभावक का कहना था कि दिहाड़ी और मजदूरी करके जैसे तैसे अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर टीचर्स ऐसे होंगे, अध्यापक ही शराब पीकर कक्षा में आएंगे तो फिर बच्चों के भविष्य का क्या कुछ होगा। एक भर्ती से संबंधित अपडेट भी आपको दे देते हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से गृह विभाग में एचएस कैडर के 2 पद भरे जाएंगे। बैकलॉग आधार पर ये पद भरे जाने हैं और एससी और ओबीसी इनमें से एक पद ये भरा जाएगा। दरअसल ये एचएस में 2 पद एचपीएस के इंक्लूड किए गए हैं, ये भी हम आपको जानकारी दे दें। अनुबंध कर्मचारी फंस गए हैं। ये वो कर्मचारी हैं जो कि रेगुलर होने वाले थे या रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स का इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन बीच में आचार संहिता आ गई है और आचार संहिता के चलते इनका प्रोसेस ही रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स का आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि अभी तक देखिए इसमें कोई भी तेज़ी नहीं आई है, ना ही कोई रिप्लाई यहाँ आचार संहिता ये चुनाव आयोग की ओर से सामने आया है। हालांकि सिंगल मंजूरी लेने की इसमें ज़रूर बात हुई थी, लेकिन रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है। और दूसरी ओर अब बात ये कही जा रही है कर्मचारियों की ओर से, क्योंकि तकरीबन इनकी तादाद 2,500 के करीब है, इनका अब ये मानना है कि जल्द से जल्द सरकार को इसमें कोई हल ढूंढना चाहिए, जल्द से जल्द इनकी समस्या का निवारण किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में फिर इन्हें कई तरह की परेशानियां होंगी। सीनियरिटी से जुड़े मामलों में भी ये फंसने वाले हैं और प्रमोशन से जुड़े मामलों में भी इन्हें कई समस्याएं देखनी पड़ेंगी अगर आचार संहिता हटने के बाद इन्हें रेगुलर किया जाता है, क्योंकि लग अभी ऐसा ही रहा है। चुनाव आयोग को परमिशन के लिए जितने भी लेटर्स भेजे गए, फिर चाहे वो नियुक्तियों से संबंधित थे या फिर रेगुलराइजेशन ऑर्डर से संबंधित थे, कोई अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं है और इस मामले में भी अब देखिए काफ़ी ज़्यादा देरी हो रही है। तो आचार संहिता के हटने तक का कर्मचारी इंतजार नहीं करने वाले हैं, इसीलिए सरकार को इनकी ओर से एक पत्र जारी किया गया है कि कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में भी रेगुलर करने का प्रावधान है। तो ऐसे में सरकार को इनके लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना चाहिए। तो देखिए अब कुछ एक समस्याएं तो क्योंकि आएंगी ही, और समस्याएं इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, सरकार की ओर से प्रावधान ये भी कर दिया गया है कि एक ही बार अब साल में रेगुलर होंगे कर्मचारी। तो अगर ये प्रावधान किया ही गया है तो कम से कम समय से इन्हें फिर रेगुलर किया जाना चाहिए था। 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनका खत्म हो गया है, 1 या 2 अप्रैल से ये रेगुलर हो जाने चाहिए थे। समय वैसे ही बहुत ज़्यादा बीत गया है, 1 महीना, क्योंकि अब तो तकरीबन अप्रैल का भी देखिए ख़त्म होने वाला है। इसके बाद मई तक का ये इंतज़ार नहीं करेंगे और जून में अभी क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट हटना है तो फिर वित्तीय लाभ से जुड़ी इन्हें कई समस्याएं आने वाले समय में आएंगी। फिलहाल इनके पत्र को सरकार किस तरह से देखती है ये बिल्कुल जानकारी हम आपको देंगे अगर कोई भी रिस्पॉन्स इसमें सरकार की ओर से सामने आता है। सिंगल फाइल मंजूरी के लिए भेजी जाएगी, ये पहले हमने आपको अपडेट दे दी थी और ये फाइल आगे भी कर दी गई है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ी अभी बढ़ती जा रही है, कोई रिस्पॉन्स सामने आया नहीं है। जैसे ही रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स के लिए कोई रिस्पॉन्स सामने आता है तो अपडेट हम आपके साथ साझा करेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी अब प्रचार प्रसार शुरू कर दिया गया है। मंडी के चैल चौक से इन्होंने
अपनी हुंकार भरी है और बड़ी बात कंगना रनौत को लेकर ये कही है कि अगर वो किसी भी मंच पर जाती है तो कम से कम उन्हें हिमाचल और भारत के इतिहास को पढ़ लेना चाहिए। जिस धर्म की वो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और बार बार ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि जहां 97% संख्या हिंदू धर्म की है वहां पर उन्होंने भाजपा को हरा दिया है। ये दरअसल मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से क्योंकि स्टेटमेंट दी गई थी और इसी का जिक्र बार बार कंगना की ओर से ये किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने यहाँ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ये कहा था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% संख्या हिंदू धर्म के लोगों की है वहां पर उन्होंने भाजपा को हराया है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स अब कंगना को देना बंद करना चाहिए। वो भूल गई हैं कि धर्मांतरण का कानून यहां पर कांग्रेस की सरकार ही लाई थी, वीरभद्र सरकार लेकर आई थी। विक्रमादित्य सिंह ने ये बात कंगना को याद दिलाई है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये भी कही है कि 9 मई को ये नामांकन भरने वाले हैं। ये बड़ा ऐलान कहना चाहेंगे और साथ ही साथ जितने भी इनके समर्थक हैं या जो लोग इनके साथ हैं उनके आने का आग्रह भी इन्होंने किया है। 9 मई को नामांकन भरेंगे यानी कि पूरी तरह से काफ़ी गर्मजोशी के साथ अब विक्रमादित्य सिंह देखिए नज़र आ रहे हैं। आज इनकी ये पहली ही रैली थी मंडी के चैल चौक से जो इन्होंने शुरू की है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में वहाँ भीड़ नज़र आई है। तो कांटे की टक्कर कंगना और विक्रमादित्य के बीच में होने वाली है और अब तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। हालांकि पहले भी सोशल मीडिया से कई तरह के तंज विक्रमादित्य ने कंगना पर कसे हैं, लेकिन अब खुले तौर पर इनकी ओर से ऐलान किए जा रहे हैं और ये कंगना को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू दिल्ली से लौट रहे हैं। हालांकि आज जो उनका रात्रि विश्राम होगा वो चंडीगढ़ में ही होगा। इसके बाद अगले कल पच्छाद और डोडरा कवार का ये दौरा करने वाले हैं। शिमला संसदीय सीट पर देखिए ये इनकी पहली रैली होने वाली है और जो प्रत्याशी हैं शिमला संसदीय सीट से कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी उनकी ओर से ही ये जानकारी भी दी गई है। हालांकि टिकटों को लेकर अभी तक देखिए सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन अब ये भी बात क्लियर हो गई है कि सीईसी की बैठक नहीं होने वाली है। जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो अपने स्तर पर ही यहां प्रत्याशी तय करने वाले हैं, लेकिन पहले लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का चयन होगा, उसके बाद फिर उपचुनावों में जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे कांग्रेस की ओर से उनके नाम घोषित होंगे। यानी कि उपचुनावों के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा प्रत्याशियों पर और उससे पहले लोकसभा सीट के प्रत्याशी अब जल्दी तय हो जाएंगे। ये संकेत भी यहां मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से दिए गए हैं। हालांकि सबसे ज्यादा नजर अभी बागियों पर हर किसी की बनी हुई है जो कि उपचुनाव लड़े जाएंगे और कांग्रेस भी सबसे ज्यादा फोकस धर्मशाला और सुजानपुर में करती हुई नजर आ रही है। सुजानपुर से रंजीत राणा ने हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला से भी मुलाकात की है और कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दे दिए हैं। इसके अतिरिक्त धर्मशाला जैसा कि हमने कहा सुधीर शर्मा रोजाना कोई ना कोई नया बयान दे रहे हैं और धर्मशाला में भी कांग्रेस पूरा फोकस करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ लाहौल स्पीति पर भी देखिए हर किसी की नजर यहां बनी है। तो सीईसी की बैठक तो नहीं होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे अब अपने स्तर पर ही यहाँ बड़ा फैसला ले लेंगे और कभी भी ये प्रत्याशियों को लेकर घोषणा हो सकती है। लेकिन इसी बीच एक चर्चा का दौर भी खत्म हुआ है। पिछले कल से लेकर डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का नाम बार बार लिया जा रहा था। कुछ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ये खबर तक चला दी कि उन्हें हाईकमान से आदेश आ गए हैं। इन सभी बातों का खंडन करते हुए आज मुकेश अग्निहोत्री ने कॉन्फ्रेंस की थी और ये भी स्पष्ट किया कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। वो अभी इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने में क्योंकि उनकी पारिवारिक परिस्थितियां भी अभी ठीक नहीं हैं। कुछ रोज पहले ही उनकी धर्मपत्नी का निधन हुआ था और ना ही आस्था अग्निहोत्री चुनाव लड़ने में इच्छुक है। आस्था अग्निहोत्री भी पहले ही मीडिया के माध्यम से अपनी ये बात स्पष्ट तौर पर कह चुकी हैं। तो खंडन हुआ है उन सभी खबरों का जो कि मुकेश अग्निहोत्री के नाम पर चल रही थी, क्योंकि आज उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए दूसरी ओर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांगने वाला जो केस था सिविल सप्लाई के ताज मोहम्मद केस की अगर हम बात करें तो इससे संबंधित केस में ही शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। न्यायाधीश सत्येन वैद की खंडपीठ ने यह कहा है कि इस केस की सुनवाई के दौरान ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार केस से संबंधित गलत जवाब कोर्ट में दायर किया गया। कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की गई है और अब इस मामले में सुनवाई 27 मई 2024 को तय हुई है। जोगिंदर सिंह बनाम हिमाचल सरकार मामले में दरअसल ये निर्देश दिए गए हैं। बहुत सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को भी काउंट किया जाए उन्हें सीनियरिटी का लाभ देने के लिए और इंक्रीमेंट वित्तीय लाभ जो भी बाकी रहते हैं। तो इस पर कर्मचारियों के फेवर में ही रिस्पॉन्स भी नजर आया है, लेकिन आदेश लागू नहीं हो पा रहे हैं और बीच में ये सभी पेच फंस रहे हैं। अब फिलहाल 27 मई 2024 को अगली सुनवाई इसमें तय हुई है, तो जानकारी उस दिन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगली बात राष्ट्रपति दौरे को लेकर करेंगे क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग
ने 30 अधिकारियों की इसमें डिमांड की है। कार्मिक विभाग से आईएएस और एचएएस अधिकारियों को देने के लिए इसमें कहा गया है। अभी 4 से 8 मई 2024 के बीच, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला में ही होंगी और इस बार राष्ट्रपति निवास मशोबरा में एट होम का आयोजन नहीं होने वाला है, तो इसी शेड्यूल के अनुसार तैयारी करने में सामान्य प्रशासन विभाग लगा हुआ है। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।